चलो स्टार्ट कर दें। जिनको नोट्स नहीं मिले उनको सीएमए के जो बच्चे हैं उनको कल नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कल नोट्स मिल जाएगी। तो आज का फर्स्ट दिन है आपका, तो फर्स्ट डे आपको एक बेसिक बताया जाएगा कि अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना कि आपके बारे में जो आपने सुना है कि सीएमए क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें कुछ डाउट है आपको कि नहीं सर मैंने अभी डिसाइड कर लिया, क्योंकि क्या बच्चों का क्या होता है ना कि जनरली मैंने सीए ले लिया कि या सीएस ले लिया मैंने या सीएमए ले लिया, तो बाद में ऐसा होता है कि नहीं सर मुझे सीए के साथ सीएस कर सकता हूँ क्या मैं, या सीएमए के साथ सीएस भी कर सकता हूँ। तो ऐसे काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं मेरे को। तो जनरली मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने सीएस लिया या सीए लिया या सीएमए भी, तो आपका जो कोर्स है आपका बेस्ट है। अगर आप सीए सीएस भी करते हैं ना, तो आपको अल्टीमेट एक ही इसमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। जैसे कि मैं लॉ भी एडवोकेट भी हूँ या सीएस भी हूँ, बट मुझे अल्टीमेट टू प्रैक्टिस एक ही इसमें करनी पड़ेगी, एक तो सीएस में करनी पड़ेगी, एक तो एडवोकेट भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटबुक है क्या? सो नोटबुक ऊपर लाओ, सब मतलब नोटबुक निकालो और पेन पेन लाओ। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हो वो भी ये चीज़ याद रखना कि जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा तब आप एक नोटबुक निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको एग्जाम पैटर्न पता है सीए का सीएस का, आपको कंबाइन क्यों बिठाया, ये फ्यू डेज का है मतलब। अब जैसे कि क्या होने वाला है, जैसे 12th का रिजल्ट आ जाएगा कुछ फ्यू डेज के बाद, आपके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी फिर मॉर्निंग में, या आपका कुछ भी रहेगा तो फिर बाद में मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाएगा। तो आपका सीए का अलग स्टार्ट होगा, सीएस का बैच स्टार्ट होगा, सीएमए का भी स्टार्ट होगा। तो अब ये फ्यू डेज के लिए सिर्फ आपका कोई कॉमन चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो अपन पढ़ने वाले फ्यू डेज के लिए। उसके बाद आपका जो भी कंबाइंड बेंच है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाद में आपका इंट्रोडक्शन मेरे को तो पता ही है। अब जिन लोगों को पता नहीं है, सबसे पहले एक रूल्स है, कोई भी अगर मतलब लेक्चर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले नोटबुक निकलना। जब मैं मतलब मैं रोज नहीं बोलूंगा कि आप नोटबुक निकालो, बट आपने निकलनी ही चाहिए। क्योंकि मैं कैसे हूँ बताओ क्या, अब सीए के लिए जो एग्जाम है ना वो रिटन एग्जाम है। सीए का अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक है। सीएस के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सीएमए के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जाम है। तो याद रखना कि ऐसा नहीं कि सर अभी ये चैप्टर में कैसे होगा, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना। तो टेक्निक होती है हर चीज की, मतलब मैं ऐसा हूँ कि जैसे मैंने सीएस की एग्जाम दी थी ना, तो आई गॉट एग्जाम्शन इन ऑल द सब्जेक्ट। तो उसके पीछे एक ही रीजन था, क्या था कि मैं क्या कहता, अगर 15 पेज का अगर चैप्टर रहेगा ना, तो मेरी नोटबुक अगर देखी जाए ना तो 2 या 3 पेजेस की होगी, क्योंकि मैं नोट्स निकलता था। सो हाउ टू मेक अ नोट्स मैं बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे निकालना है, एकदम इजीएस्ट वे से बता रहा हूँ। अगर आपकी बुक अगर 200 पेजेस की अगर आपके नोट्स, तो उसको 15 या 20 या 30 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, और किसी का कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास पूछ लेना कि सर मुझे ये कंसेप्ट में डाउट है या इसमें बताओ। आप एकदम बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपनी ही बैच है, ठीक है। बिंदास पूछने का। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करने के लिए मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, आपको पता ही है। फिर मैंने उसके पहले मैंने बीबीए फाइनेंस किया था, उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस किया था, फिर मेरा एलएलबी कंप्लीट है। अब मेरी पीएचडी चल रही है लॉ में। सबको दिखता है सामने? कोई दिक्कत होगी तो बोल देना, मैं बाद में बड़ा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो सीएस मैंने डिसाइड किया था, बीबीए के बाद मैंने डिसाइड किया था कि सीएस करना है। तो मेरे डिसएडवांटेजेस क्या था कि 3 साल मेरे क्या था, लेट हुआ था मुझे, कि मेरे को पता नहीं था कि सीए क्या होता है, सीए में क्या होता है। मेरे को जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब पता चला कि 3 ऑप्शंस होते हैं ऐसे। और लोग बोलते थे बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की ना, ये डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। बिकॉज आई गॉट 40% ओनली इन 12th, स्टिल आई डिड ऑल द थिंग्स, बट डिसिप्लिन चाहिए सिर्फ। और आपकी सैटरडे टेस्ट हो गया, जो भी मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा आपकी क्या होगी, सैटरडे को टेस्ट होगी ही होगी, और संडे को आपके पेरेंट्स ग्रुप में रिजल्ट अपलोड कर जाएगा। मतलब सीए की होगी तो डिस्क्रिप्टिव होगी, सीएस की ऑब्जेक्टिव होगी, सीएमए की बोथ दोनों होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से याद रखना। अब अगर आपको इसके जाने के बाद जब भी आपका करियर अच्छे से हो जाएगा, सीएस फाउंडेशन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, तो उसके बाद आपको कभी भी आर्टिकलशिप का अगर जानना है कि मुझे आर्टिकलशिप करनी है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं बताऊंगा कि मेरे पास अच्छी अच्छी कंपनीज है, अच्छे अच्छे लोग हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आर्टिकलशिप कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी भी है मेरे पास, तो आप उसकी चिंता ही मत करो कि सर आर्टिकलशिप कहाँ पे करना, मैं उसके लिए भी आपको एक अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चैप्टर है, सबसे पहले कॉमन चैप्टर है, वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब आपने सुना है क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कहीं सुना है आपने कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नाम कहीं पे सुना है आपने कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कभी सुना है आपने?
जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आप और मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं आपके साथ कहता हूं, सबसे पहले आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट किस के लिए किया जाता है? किस चीज के लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाएगा या लॉस के लिए? आपने कभी देखा है कोई बंदा ऐसे लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है? डेफिनेटली नहीं करता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है, कंसिडरेशन के लिए किया जाता है। तो कुछ रूल्स है कॉन्ट्रैक्ट के, अपन वो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, आपके पास नोट्स है, फर्स्ट चैप्टर ओपन करना सब लोग, ठीक है। अब आपको मैं तो इसमें सेक्शंस भी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस भी है। तो आपको सेक्शन याद कैसे रखना वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको सेक्शन में ऐसे रन करके दूंगा ना, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1872। अब ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे किसी के लिए भी हो सकता है क्वेश्चन कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कब एंटर हुआ है, मतलब कब फोर्स में आया है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट किया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इसमें हो चुका है, इंडिया में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब पहले अलग स्टेट था, उसको अपन अलग कंसिडर करते थे, अब वो इंडिया का ही पार्ट है। तो अभी जो भी एक्ट्स आएंगे इंडिया में, याद रखना जो भी एक्ट्स आएंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एक्सक्लूडेड है, तो बोलना होल ऑफ इंडिया के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सबसे पहले सामने ध्यान दो अभी, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल बात बताता हूं मैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? वो है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना पड़ता है। अगर आप कल कोर्ट में जाओगे कि सर फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैंने लिख के दिया कि मैं आपको क्या दूंगा? सर्विसेज दूंगा टीचिंग की। आपने बोला ठीक है सर, हम आपको क्या करेंगे? पे करेंगे। इन केस अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो आप क्या करोगे? फिर कोर्ट में जाओगे। तो कोर्ट में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो आप केस कहां से फाइल करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए आपके पास? एग्रीमेंट चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है? एग्रीमेंट होती है, ध्यान रखना। अब ये एग्रीमेंट बनता कैसे सर? सबसे पहले दो चीजें याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, एक पुरानी गाड़ी पास मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, मुझे आपको सेल करनी हो गाड़ी, मैं आपको क्या दूंगा? उसका ऑफर दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा? ऑफर दूंगा। तो सबसे पहले एक चीज रखना, एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज क्या आती है? ऑफर आती है, ठीक है। सबसे पहली फर्स्ट चीज क्या आती है? ऑफर आती है। मैंने आपको ऑफर दे दिया, ठीक है, बट आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बोला कि मेरे पास गाड़ी है, मैं आप 30,000 में बेचना चाहता हूं, आपने डिनाई कर दिया। तो मुझे बात बताओ, ये एग्रीमेंट होगा क्या? होगा ये एग्रीमेंट? क्यों नहीं होगा? आपने ऑफर क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। ध्यान रखना, जब आप ऑफर डिनाई करते हो, क्या करते हो? आप ऑफर डिनाई करते हो तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता। ध्यान रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीमेंट कब बनता है? तो कब बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस, उसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप ऑफर देते हो, जो एक्सेप्ट करने के बाद उसे क्या कहते हैं अपन? एग्रीमेंट कहते हैं। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2E, याद रखना। एग्री में देखो ई लिखा है बहुत बार। तो एग्रीमेंट की अगर डेफिनेशन आती है तो सेक्शन आप देखो सी एक बच्चे, जितने आप एग्जाम में सेक्शन लिखोगे ना उतना आपको इंपैक्ट अच्छा लगेगा। ध्यान रखना, आंसर राइटिंग में ऐसे नहीं होगा कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव देते हैं ना अभी उनको भी मैं एक चीज दिमाग में डाल लूं। आप जितना ज्यादा सेक्शन पुटअप करोगे ना एग्जाम में उतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में जाओगे ना आपको वापस डिस्क्रिप्टिव सबके लिए, अभी के लिए भैया आपको ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, बट जैसे ही आपका एक साल खत्म होगा फिर आपको क्या आएगा पता है? ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आएगा, दोनों ही आएगा आपको। तो ये चीज दिमाग में डाल लो कि आपको आंसर राइटिंग की आदत अभी से डाल दो, सेक्शन पुटअप करते जाओ। अब सेक्शन एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा है? 2E, ध्यान रखना, एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा है? 2E। चलो अपन डेफिनेशन देखते हैं उसकी क्या है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्रीमेंट में क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसे क्या कहते हैं अपन? एग्रीमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट में अगर पैसे ही नहीं होगा वो एग्रीमेंट होगा क्या? नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी वाइफ है, मतलब है नहीं बट समझो,
मेरी वाइफ है, ठीक है, अब वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया, ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया कि इसको 25,000 आपको पर मंथ मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ये एग्रीमेंट है क्या? कोर्ट ने बोला कि क्या इसको आपको 25,000 देना ही पड़ेगा पर मंथ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग चाहिए, एग्रीमेंट में 2 लोग चाहिए, हम दोनों, मेरी वाइफ और मैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोर्ट ने बोला 25,000 इसको देना पड़ेगा मेंटेनेंस, कंसिडरेशन तो आया ना, अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन आ गया, अब मुझे बताओ इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये एग्रीमेंट बन सकता है क्या? कंसिडरेशन तो आ गया, अब मुझे बताओ ये एग्रीमेंट है क्या नहीं है, ये एग्रीमेंट है या नहीं है? ऑनलाइन वाले लोग भी बता सकते, इसे अपन एग्रीमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपने तो बोला सर कंसिडरेशन आना चाहिए, कंसिडरेशन तो आ गया, कोर्ट ने बोल दिया 25,000 देना चाहिए, क्या लगता है आपको ये एग्रीमेंट होगा ही नहीं होगा? मैं आपको ऐसी केस लॉ दूंगा जैसे एग्जाम में आता है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, आपको जो प्रॉमिस होता है ना, प्रॉमिस, ये एक चीज याद रखना, जब आप किसी को ऑफर देते हो ना, ऑफर, जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं दूंगा, तो वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस कब बनता है, अपन कब प्रॉमिस करते एक दूसरे को? जब अपन एक्सेप्ट करते कि ठीक है बाबा मैं तेरे को गाड़ी दूंगा 1 तारीख को, तो मैंने क्या कर दिया, वो एक्सेप्ट कर दिया। जब आप एक्सेप्ट कर देते हो जो भी ऑफर होगा उसे क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ऑफर। व्हेन ऑफर बिकम ए एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस, तो जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद ऑफर क्या बन जाता है आपका, प्रॉमिस बन जाता है। ये रखना। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखिए 2B में, किसमें लिखिए, 2 सबसेक्शन B। 2B मतलब प्रॉमिस होने वाला है। प्रॉमिस आपने किया कि परफॉर्म अभी तक नहीं किया, आपने क्या बोला, सिर्फ मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं दूंगा गाड़ी तुमको, तो डेफिनेशन भी क्या आएगी, सेक्शन 2 सबसेक्शन B। 2B याद रखना, 2B सबसेक्शन आएगा एग्जाम में। अगर आपको लिखना है आंसर तो कैसे लिखो आप, सेक्शन भी एक्सप्लेन करते जाओ, ठीक है। अब ऑफर जब आपका प्रॉमिस बन जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा डेफिनेटली। जब आप परफॉर्म करोगे तो भी तो आपका एग्रीमेंट होगा, ये चीज याद रखना। अब मुझे बताओ, इस कोर्ट में, इस केस में आपको ऑफर मिला क्या, मिला है ना ऑफर, 25,000 में दूंगा पर मंथ, ये ऑफर ही है। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं दूंगा उसको, कंसिडरेशन भी है इसमें, दोनों चीज आ गई, फिर ये एग्रीमेंट है क्या? ये एग्रीमेंट बन सकता है क्या? मेरे वाइफ का झगड़ा है कोर्ट में, मैंने बोला आपको, कोर्ट ने बोला कि आपको 25,000 पर मंथ देना पड़ेगा। अब ये एग्रीमेंट हो सकता है क्या? हो सकता है, कुछ हाँ या ना तो बोलो, बन सकता है, हो सकता है एग्रीमेंट। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, बन सकता है ना? गलत है, ध्यान रखना। ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, किसी एक ही पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन है। इस कोर्ट में पैसा कौन देगा, मैं दूंगा। वो क्या परफॉर्म करेगी, वो तो मस्त पैसा लेगी ना, मेरा सब जितना भी पैसा है वही लेके जाएगी, मेरे को क्या मिलेगा? जब अपन एग्रीमेंट करते हैं तब क्या करते हैं, अपन दोनों पार्टी परफॉर्म करते हैं। इस केस में तो मैं अकेला परफॉर्म करना, मतलब मैं ही पैसे दूंगा सिर्फ, वो क्या नाचेगी सिर्फ? तो इस केस में दोनों परफॉर्म करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है एग्रीमेंट में, दोनों ने परफॉर्म करना चाहिए। ये तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मुझे पैसा देना है, वो क्या करेगी फिर उस बिहाफ पे, कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, जो सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं ना, जैसे आप मुझे एग्जांपल बताओ, आपके पापा ने आपको बोला कि अगर आप सीए पास हो जाते हो, आप सीए पास या सीएस या सीए में पास हो जाते हो तो आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, आपके पापा ने आपको बोला। अगर आपके पापा ने पैसे नहीं दिए तो आप कोर्ट में जाओगे क्या कि मेरा एग्रीमेंट वायलेशन हुआ है, क्योंकि आपके पापा ने आपको ऑफर दी थी, कंसिडरेशन भी था, आपने एक्सेप्ट भी किया। तो मुझे बताओ, अगर पापा अगर नहीं देते हैं पास होने के बाद तो आप कोर्ट में चले जा सकते हो क्या? एग्रीमेंट का वायलेशन है क्या ये? बताओ मुझे, ये एग्रीमेंट का वायलेशन है क्या? ये एग्रीमेंट बन सकता है क्या? ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जो सोशल होता है ना, जो अपना नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है ना किसी के लिए, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, ध्यान रखना। या आपका लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बना है या एग्रीमेंट बना है, आप इस चीज में नहीं जा सकते। तो आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं आप तेरे को 25,000 देता हूं, ठीक है, गिफ्ट देता हूं तेरे को बर्थडे को, उसने आपको ऑफर दिया मैं 25,000 आपको दूंगा बर्थडे के दिन, आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब कंसिडरेशन भी आया, ऑफर भी आया, एक्सेप्टेंस भी आया, प्रॉमिस बन गया अभी उसका। अब ये एग्रीमेंट हुआ क्या? नहीं होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए आपको पता है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, लीगल ऑब्जेक्ट, या आपको इसके बोलते हैं लीगल रिलेशनशिप। कुछ तो लीगल होना चाहिए ना उसमें। या आपने फ्रेंड ने नहीं दिया तो आप केस डालेंगे उसके ऊपर, या आपके पापा के ऊपर? डेफिनेटली नहीं डालेंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कुछ परफॉर्म करना चाहिए दोनों ने, वही एग्रीमेंट क्या होते हैं, वही एग्रीमेंट क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ये चीज याद रखना। सबसे पहले एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन था वो किस में लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और प्रॉमिस का डेफिनेशन किसमें, टू बी होने वाला है, प्रॉमिस आपका परफॉर्म करने वाले हो आप, उसे डेफिनेशन में कौन सा सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन बी, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। अब देखो यहाँ पे लिखा है, वही लिखा है जो मैंने बोला, वही यहाँ पे लिखा है। देखो एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने 2E में, उसके बाद क्या बोला है, when the person to perform the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes promise. एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आपका प्रपोजल प्रॉमिस कब बनेगा, कब बनेगा, जब आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। ध्यान रखना, वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब जब प्रॉमिस बन जाता है तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, ऑब्लिगेशन आ जाएगी, आपको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इस चीज में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले इसमें कि क्या है डेफिनेशन में, मैंने बोला था क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल देना चाहिए आपको, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या करना चाहिए, उसने असेंट देनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रपोजल क्या बन जाता है, एक्सेप्ट करने के बाद आपका प्रॉमिस बन जाता है, ध्यान रखना। और नीचे क्या लिखा है, thus we say that an agreement is the result of proposal made by one party to other party and that other party gives his acceptance the course of mutual consideration, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो नीचे क्राइटेरिया लिखा है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। एग्जाम में आपको पता है क्या, जो बच्चे सीए में या सीए में या सीएस में भी है, आपको अगर आंसर लिखना है ना कि व्हेन ऑफर बिकम्स एन प्रॉमिस, तो ऐसे लिखना कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऐसे डेफिनेशन अगर आप डालोगे ना वहां पे तो अच्छा लगेगा, एक ब्रैकेट में डालते जाओ या अभी से आप हैबिट डालते जाओ, जब आप नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे जाओगे ना तो या दिमाग में ऐसे ही डालते जाओ कि आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करना है। अभी से आपकी अभी बीकॉम की भी एग्जाम आई है, कोई भी एग्जाम आने दो तो इसमें ऐसे लिखो। देखो सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पे पता चलेगा, कुछ डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा लिखा है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें एक भी चीज अगर कम हो जाती है, इसमें अगर एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो ये ऑफर, ये एग्रीमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज क्या चाहिए, ऑफर चाहिए। आपको क्या जाना चाहिए, ऑफर जाना चाहिए। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद वो क्या बनता है, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बनता है, वो प्रॉमिस बनता है। जब आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है, 2 सबसेक्शन बी, 2B याद रखना, प्रॉमिस परफॉर्म करना है, 2B भी ऐसे याद रखना कि वो भी परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो अब सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने क्या बोला था आपको, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब अपन फर्स्ट स्टेज तो आ गए, अपन कहां तक आए, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अपना एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब देखो इंडिया में बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट बनेंगे, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोला, ठीक है, मेरा वाइफ को और मेरा, ठीक है, हमने एक एग्रीमेंट बना दिया कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। एग्रीमेंट तो बन गया बट उसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि हम कुछ परफॉर्म नहीं करना चाहते, कुछ परफॉर्म ही नहीं होगा हमारे बीच में, तो वो एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान रखना। जो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल किए जा सकते हैं वही क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक को मर्डर देने की सुपारी दी कि एक काम कर 2 लाख रुपए इसका मर्डर कर दे, ये तो एग्रीमेंट है। मैंने ऑफर कर दिया, उसने एक्सेप्टेंस कर दिया, पैसा भी मैंने उसको दे दिया 2 लाख रुपए, ये एग्रीमेंट तो बन गया। बट मुझे एक बात बताओ, लॉ के हिसाब से इसको इन्फोर्स कर सकते हो क्या आप? कोर्ट में जाके बोल के मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इन्फोर्स करके दो ना, इसमें सिक्का भी मतलब स्टैम्प भी मार के दो ना मुझे, ऐसा हो सकता है? फिर आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपका, उसमें कुछ लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, उसका लीगल इंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज के लिए बोलेंगे सर अपना एग्रीमेंट हुआ है अब अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये चीज है अपना। कुछ एग्रीमेंट वाइड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया, अगर आप मुझे 25,000 देते हो, ठीक है, मैं सबको आईफोन दूंगा, समझ लो, सिर्फ समझो, ठीक है, मजा लो।
मैंने बोला कि मैं आपको 25,000 दूंगा, उसके बदले में सबको आईफोन दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया कि सर ठीक है हमको चाहिए, हमको एक एक आईफोन चाहिए, सबको 25,000 नहीं चाहिए, आपने एक्सेप्टेंस भी किया, इसमें कंसिडरेशन भी है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मैं गाड़ी लेके आ रहा था आईफोन, गाड़ी में एकदम आईफोन भरे, सबको एक एक आईफोन देना है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, उस केस में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में आईफोन सब चले जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि जो एक्चुअली परफॉर्म करना चाहता था मैं फंक्शन, वही डैमेज हो चुका है, मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता फंक्शन, तो ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे, जो सब्जेक्ट है वही एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं? जो लीगली एनफोर्स किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मेरी जो लड़की है तू उससे शादी कर, कब? फ्यूचर में। उसने बोला कि अगर तू पीएम बनता है इंडिया का, मतलब समझ लो, मैं अगर कल जाके इंडिया का पीएम बनता हूँ तो मुझे क्या देगा? उसकी लड़की देगा। अब मुझे बताओ ये चीज पॉसिबल है क्या? मैं कब पीएम बनूंगा, कब शादी करूंगा? पॉसिबल है क्या चीज? ये क्या इम्पॉसिबल है? तो ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या जो इम्पॉसिबल है? नहीं हो सकते। आपने किसी को बोला, आपके फादर ने आपको बोला क्या अगर तू सीए, सीएस, सीएम एट ए टाइम कर ले, तीनों एक साथ, होगा क्या पॉसिबल? नहीं होगा। ये क्या इम्पॉसिबल है। तो ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किए जाते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, ठीक है। तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? जो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्स किए जाते हैं, वही एग्रीमेंट क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहता है? 2 सबसेक्शन H, 2 है। कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग चाहिए? 2 है। मतलब H याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कैसे याद रखना है? अगर एग्जाम में लिखना है तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन H, मतलब 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको 3 सेक्शन आज बताया। सबसे पहले 2E किसका सेक्शन है? एग्रीमेंट का। 2B किसका सेक्शन है? प्रॉमिस, क्योंकि 2B मतलब फ्यूचर में होने वाला। और अभी का 2H किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का है। ये तीनों सेक्शन आपने पढ़े। अब इसको अगर मैं सिंपल टर्म में अगर याद रखना चाहता हूं, सिंपल टर्म में अगर मैं याद रखना चाहता हूं इसको, तो कैसे कर सकता हूं? सबसे पहले एग्रीमेंट में आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आनी चाहिए? सबसे पहले आप क्या दोगे सामने वाले को? ऑफर। फर्स्ट चीज, जब ऑफर आप क्या कर दोगे? एक्सेप्ट, तब वो क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है, मतलब एग्रीमेंट ही बनता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो प्रॉमिस बनता है, मतलब आप एग्रीमेंट बनता है आपका। सेकेंड चीज, जब आपका एग्रीमेंट प्लस लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है, मतलब लीगल में एनफोर्स किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 2 चीजें याद रखना, ये दोनों चीजें अलग है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस याद रखना सबसे पहले। ये चीज याद रखना, देखो यहाँ पे इधर आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, इधर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज याद रखना। अब एग्रीमेंट में सिर्फ 2 चीजें आती है, एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस तक आ जाते हो तो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। बट एग्रीमेंट आपको लीगली एनफोर्स करना है। एनफोर्स करना मतलब, लीगली एनफोर्स करना मतलब कोर्ट में जाने के बाद आप स्टैंप भी लगाते हो ना कि मेरे को गाड़ी इसने दे दी, मैंने इसको दे दिया, आप परफॉर्म कर लेते हो लीगली इसको एनफोर्स, सब जितना भी होगा आपका पे कर देते हो, सब कुछ परफॉर्म हो जाता है, उसे लीगली एनफोर्स किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ, आपको सेल करना है, फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स सेल करना है, तो सेल ऑफ आपको गुड्स एक्ट एक मतलब सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अब उसमें लिखा है लॉज में कि अगर आपको कोई गुड्स सेल करना है तो आपको इतना पे देना पड़ेगा, इतना, जब भी आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हो सब कुछ, तब आपका एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्जाम में इसके ऊपर केस लॉज आती है, ध्यान रखना, एग्जाम में इसके ऊपर केस लॉज काफी आते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एग्रीमेंट फिट करो। सबसे पहले ऑफर जाना चाहिए। जैसे आपको ऑफर गया, जैसे कॉलेज में जाता है ना अपना ऑफर किसी के लिए, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज में आप ऑफर देते हो ना कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना, उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं, उस हिसाब से मत पढ़ो। जैसे आपको ऑफर जाएगा उस कॉलेज में, अगर वो बंदी नहीं, अगर वो कॉलेज वाले आपका एक्सेप्ट कर लेते तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस, मैं आज के बाद तेरे साथ रहना, मतलब आज के बाद मैं आपके कॉलेज में आना चाहता हूँ। यही होता है ना प्रॉमिस। प्रॉमिस यही होता है ना, मुझे पता नहीं बट वो प्रॉमिस यही होता है ना। जब ऑफर देते हो सामने वाले को, देखो ऑफर अनलिमिटेड हो सकते हैं, ये चीज याद रखना, ऑफर अनलिमिटेड हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऑफर सिर्फ एक बंदे को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। क्या भरोसा वो बंदा एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। मैं गाड़ी की बात करूँ, किसी चीज की बात करूँ, ठीक है।
जो घर पे बैठे ऑनलाइन वाले मम्मी पापा बोलेंगे ये सर क्या बता रहे हैं, मैं गाड़ी की बात करो। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप ऑफर देंगे किसी को, फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूज़पेपर में दिया कि मेरी गाड़ी बेचनी है, मेरे पास एक गाड़ी है हाईबुजा, मुझे सिर्फ 50,000 में बेचनी है। मैंने ऐसी जस्ट 1 सेकेंड, मैंने एडवर्टाइजमेंट दी थी पेपर में, मेरे पास हाईबुजा मेरे को 50,000 में सेल करनी, एडवर्टाइजमेंट दे दिया मैंने, इन्विटेशन टू ऑफर, सबको ऑफर दे दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें से प्रॉमिस किसको मिलेगा? जो एक्सेप्ट करेगा। जो बंदा मेरे पास आएगा वो बोलेगा ये ले 50,000 मेरे को हाईबुजा दे दे, उसने एक्सेप्ट कर दिया, वो बंदा क्या बनेगा मेरे लिए? प्रॉमिस बनेगा, एग्रीमेंट में उसके साथ ही करूंगा। तो ध्यान रखना, ऑफर आपके साथ, आपके पास कितनी भी आ सकते, चॉइस किसकी है? आपके पास। आप कोई भी ऑफर सिलेक्ट कर सकते जो आपको पसंद आएगा, मतलब जो भी आपके गुड्स पसंद आएंगे। ध्यान रखना, फोकस रहना कभी भी लाइफ में, एक चीज याद रखना, फोकस रहना कभी भी, ठीक है। तो आपके पास अगर ऑफर आएगा तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? एक तो एक्सेप्ट करो, एक तो डिनाई कर दो। और जिस दिन आपको एक्सेप्ट कर दिया आपने वो चीज, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो आपका क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और प्रॉमिस एक बार आपने दे दिया तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉमिस ब्रेक हो जाता है, तो आपको पता है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अपन ने पढ़ा एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्सेप्टेंस के बाद अगर जो एनफोर्स किया जाता है लॉ में, वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। चलो, अभी अपन ने पढ़ लिया। हाँ, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिंपल से, जो मैंने बोला था आपको। यहाँ पे दिया है कि ए ने क्या किया था? सेल किया था बी को, कितने के लिए? 2 लाख रुपए के लिए। ए ने क्या बोला था? ठीक है मैं आपको गाड़ी दूंगा। अब मुझे एक बात ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दूंगा, ठीक है। मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको टीचिंग सर्विसेज दूंगा 25,000 में, आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस दोनों में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे आना है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो याद रखना, एग्रीमेंट वैसे ही होता है। ऐसे एग्रीमेंट अगर होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, दूसरा सिर्फ देखेगा, वैसा नहीं होगा। इसमें दोनों को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, वही तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। मैंने बोला था, जैसे वाइफ को बोला था 25,000 उसको दे दो, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूं मेरा, वो क्या करेगी फिर? नाचेगी। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो ये क्या बनेगा? एग्रीमेंट। क्योंकि अगर मेरे पास ऑब्लिगेशन आता है तो उसके पास भी आना चाहिए, मेरे को राइट मिलता है तो उसको भी राइट मिलना चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या? स्टार्टिंग वाला फर्स्ट एग्री करना। एग्री करना मतलब मैं सहमत हूं, आप जो कहना चाहते हो मैं सहमत हूं। तो ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। तो एग्रीमेंट का मीनिंग ही वही कि अगर मेरे को राइट मिलता है तो आपको भी राइट मिलना चाहिए, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आता है तो आपके ऊपर भी क्या आना चाहिए? ऑब्लिगेशन आना चाहिए। किसी एक के ऊपर भी अगर ऑब्लिगेशन आया और सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आता है तो वो एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि सिर्फ सामने वाले को परफॉर्म करना पड़ता है? मैंने बोला एक चीज आपको, जैसे ये वाला कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसका मेंटेनेंस के लिए, जैसे मैंने आपके फादर का बोला कि आपके फादर ने बोला था कि मैं तेरे को क्या दूंगा? 2 लाख रुपए दूंगा अगर तूने सीए में एक ही बार परफॉर्म कर दिया तो। ये कोई क्या होता है? ये एग्रीमेंट नहीं होते, ध्यान रखना चाहिए। इसमें दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा, वही एग्रीमेंट होता है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दिया। एग्जाम्पल 3 वाला मैंने वही बताया जो आपको बताया था कि जो सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, स्टेटस ऑब्लिगेशन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। अब देखो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है बेसिक। सबसे पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें आती है? 2E में आती है। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है, 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2H, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखो सेकंड, एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट नैरो टर्म है। ऐसा क्यों? एग्रीमेंट वाइडर है काफी कुछ, बट कॉन्ट्रैक्ट नैरो टर्म है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी के साथ बोला कि मैं एक काम कर, मैं मतलब किसी ने मैंने सुपारी दे दी किसी को, एक काम कर इसका मर्डर करना है, हमारे लिए तो वो एग्रीमेंट है, भले वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते अपन, बट हमारे लिए तो एग्रीमेंट है। तो ऐसे कितने सारे मैं एग्रीमेंट बना सकता हूँ, कितने सारे। मैंने मेरे पापा के साथ बनाया, मेरे वाइफ के साथ बनाया कि मेरे को 3 टाइम खाना चाहिए, मैंने मेरे वाइफ के साथ एग्रीमेंट बना लिया, वो अपने में एग्रीमेंट है दोनों में, क्योंकि एग्रीमेंट दोनों में होता है। गाँव के साथ नहीं कर सकती, गाँव को थोड़ी बता सकती मुझे खाना, तो वाइफ को ही बोलूंगा ना मैं, तो मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर दिया, वो तो एग्रीमेंट है। बट मैं कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरी वाइफ ने मुझे खाना नहीं दिया, कोर्ट बताओ जज साहब बोलो इनको खाना दे मुझे, नहीं बोल सकता। तो ऐसे कितने सारे आप एग्रीमेंट बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो।
बट कोर्ट में सिर्फ उनमें से थोड़ी एग्रीमेंट जा सकते हैं जो एनफोर्स कर सकता है कोर्ट। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम बनते हैं, एग्रीमेंट आप बहुत ज्यादा बनाओगे, मतलब अनलिमिटेड बना सकते हो। तो इसलिए जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है वो वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो नैरो है। या एक चीज याद रखना, सिर्फ वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अगर लीगल में एनफोर्स होते हैं वही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही बनेंगे, बाकी सब बाहर निकलेंगे। इसकी वजह से एग्रीमेंट का जो टर्म है, जो स्कोप है, वो वाइडर है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना, ऑनलाइन वाले भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे लिखा है, मैंने बोला था आपको एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, मतलब नॉट नेसेसरी। अब मेरे पापा ने मुझे बोला है कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा अगर तू एग्जाम पास होता है, तो सीए में मैं पास हो गया, पापा ने नहीं दिए, तो क्या फर्क कर रहा है, आप केस थोड़ी डालोगे उसको, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन सिर्फ आप एक ही बंदे परफॉर्म कर रहा है। तो एक चीज याद रखना, एग्रीमेंट में नॉट नेसेसरी कि लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, बट कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन ऑब्लिगेशन होना चाहिए। डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए। एंटिल एंड अनलेस जब तक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, तब तक आप परफॉर्म ही नहीं करोगे। तो इंपॉर्टेंट किस में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, एग्रीमेंट में नहीं हुआ तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेचर। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ऐसा क्यों। अब सिंपल एक चीज याद रखना, अब मेरे पास कितने 3 एग्रीमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक मेरे वाइफ का है मेंटेनेंस का, मेरे कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि अगर आपको वाइफ को 25,000 पर मंथ देना है, यहाँ पे ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी। सेकंड, मैंने कार बेचना है मेरे फ्रेंड को, वो पैसा भी देगा, सब नॉर्मल लीगल एनफोर्सेबल, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। थर्ड वाला मैं कुछ गुड्स बेचता हूँ, वो भी सब लीगली एनफोर्सेबल है। अब इन तीनों में से सिर्फ एनफोर्स कौन से होंगे, 2, सेकंड एंड थर्ड वाला। तो ये पूरे एग्रीमेंट से आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने आएंगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में, 2 आएंगे। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, क्योंकि इस 3 में से कितने सिर्फ 2 ही है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट इनमें से जितने भी है 2, अपन ऐसे कह सकते कि ये पूरा एग्रीमेंट है, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो किसकी वजह से, जब एग्रीमेंट बने तभी तो कॉन्ट्रैक्ट में गए ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो डेफिनेट को पहले क्या थे, एग्रीमेंट थे। तो ये डेफिनेशन सही है। एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, या 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ऐसा होता है कि प्लीज एक्सप्लेन कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, प्लीज एक्सप्लेन 5 मार्क्स की, या आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स की, या 2 मार्क्स के लिए, या 1 मार्क्स के लिए। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना सामने वाले को। सबसे पहले एग्रीमेंट जब बनाते हैं, सबसे पहले आपका क्या जाना चाहिए, ऑफर। आपका क्या जाना चाहिए, प्रपोजल, ऑफर जाना चाहिए। प्रपोजल अच्छा वर्ड है, ऑफर से क्या जाना चाहिए आप, मतलब उस हिसाब से नहीं गए, उस हिसाब से क्या जाना चाहिए आपका, प्रपोजल। जब आपका प्रपोजल आ जाएगा, खुशी आ जाती है ना एकदम। तो जब आपका प्रपोजल आ जाएगा आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हो आप, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, मतलब एग्रीमेंट बन जाता है। या आपके 3 सेंटेंस में एक आंसर आ गया आपका, पहले वाला आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 2E। एग्रीमेंट बहुत एग्रीमेंट का मतलब बहुत लिखना पड़ता है, उसके ऊपर एग्रीमेंट बनाओ बहुत पेजेस का, इसलिए एग्रीमेंट बोले तो क्या बोलना, 2E बोलना, ठीक है। एग्रीमेंट बोले तो 2E याद रखना। अब यहां तक आ गए अपन एग्रीमेंट तक। एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स करना है तो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 2H। और अपन ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉमिस की, 2B मतलब परफॉर्म करना है। तो आपका ये 5 सेंटेंस में अगर आप आंसर लिखते हो एकदम अच्छे से बढ़िया, तो डेफिनेटली आपको 5 में से 4 मार्क मिलेंगे। या आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ट्रू और फॉल्स में, कि बताओ ये ट्रू और फॉल्स है, कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो ट्रू बोलना। अगर एक्सप्लेन करना तो एक्सप्लेन करो, तो ऐसे ही आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसमें, कुछ नहीं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो इसेंशियल क्या होता है बैगेट कॉन्ट्रैक्ट में, ये 10 है तो बस है, ये चीज याद रखना। सेक्शन कैसे याद रखना है, ये 10 है तो कॉन्ट्रैक्ट बस है,
ये 10 चीजें में, ये मतलब जो सेक्शन में 10 लिखा है, अगर वो 10 है तो बस कॉन्ट्रैक्ट ही है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट आप खुद के साथ करते हो क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने पैसे दिए, ये पैसे मैं मेरे को देता हूँ, ठीक है, मेरे पैसे ले लिया मैंने, आपने कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये तू चॉकलेट खा, ठीक है मैं चॉकलेट खाता हूँ, आप ऐसे खुद के साथ कभी करते हो? वो बातें करना अलग बात है कि हाँ ठीक है मैं खुद से बातें करता हूँ, वो अलग बात होती है, बट आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? मतलब कोर्ट में जाओगे, देखो इसने मेरे को बोला था, ये बोला था कि उसकी लड़की को जाके प्रपोज, सॉरी उस लड़की के साथ बात कर, इसने बोला था, मैंने नहीं बोला था सर कोर्ट साहब, इसने बोला था, ये नहीं बोलता था। मुझे बात बताओ, कोर्ट क्या बोल रहा? कोर्ट बोले हाँ नहीं सही बोला तू, तेरा अंदर का इंसान ही अलग है, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग चाहिए? तो दोनों भी डिफरेंट चाहिए, मतलब खुद को ही सेल करना, खुद को ही परचेस करना, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग चाहिए? 2 लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 लोग चाहिए ही चाहिए, दोनों डिफरेंट चाहिए। क्या चाहिए? दोनों डिफरेंट लोग चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो आप कहीं लिख दोगे कि हाँ मैं खुद को ही बेच रहा हूँ, खुद को ही परचेस कर रहा हूँ, नहीं, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दारू पी के आया, समझ लो पीता नहीं मैं, ऑनलाइन वाले, मैं दारू पी के आया, ठीक है, अब मैं आपको बोला कि ठीक है, तुमने बोला कि तेरी गाड़ी है, घर पे बंगला, मुझे 50 लाख में दे दे, भाई 2 करोड़ का है, आपने बोला कि मुझे 50 लाख में दे दे, और मैं एकदम दारू पीवा, हाँ ठीक है, कहाँ पे साइन करना? मैंने कर दी, आपने ऑफर दे दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया, कंसिडरेशन भी आ गया, एक्सेप्ट करने के बाद मेरा प्रॉमिस बन गया, लीगल एनफोर्सेबल भी है, क्योंकि सब लीगल है ना इसमें। बट एक चीज गलत है इसमें, पार्टीज तो 2 होनी चाहिए पता है, बट वो कंपेटेंट होनी चाहिए। कंपेटेंट मतलब कैपेबल होने चाहिए। मैं दारू पी के आता तो मैं कैपेबल हूं क्या? मैं 2 पैर पे सीधा खड़ा नहीं हो सकता हूं, कैपेबल बन रहा है क्या? नहीं हो सकता। अनसाउंड माइंड पता है? अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है? उसको मराठी में कहते शायद मतिमंद, मतलब जो समझ नहीं पाते क्या चल रहा है, उनके साथ एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कंपेटेंट होना चाहिए, मतलब समझना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं सामने आपके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 18 से कम हो तो चलेगा? क्यों? उसको दिमाग नहीं होता क्या? 18 से कम है तो आपके साथ मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बच्चे मतलब है ना, वो समझ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, और क्या चाहिए? 18 क्यों चाहिए? हाँ, लॉ में ऐसा लिखा है कि आप किसी के साथ अगर एग्रीमेंट करना चाहते हो, क्या कर सकते हो आप? इसका एज कितना कंप्लीट होना चाहिए? 18 एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि वो माइनर कहता है। अगर आप उसके पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, वो एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता। ये चीज याद रखना। तो ध्यान रखना, कोई पर्सन अगर पीता है, ड्रंक होता है, या अनसाउंड माइंड है, उसको कुछ समझता नहीं है, पागल है, तो उसके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि कोर्ट में जब जाओगे आप प्रेजेंट करने के लिए, उसके साथ लेके जाओगे, उसको पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? आप पागल बोलेंगे आपको बोला किसने इसके साथ जाने के लिए? इसको समझते नहीं, आप भी गधे फिर वो भी गधा। इसलिए ध्यान रखना, कंपेटेंट मतलब कैपेबल पर्सन के साथ ही आपको क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, एग्रीमेंट में जो बोला था सेक्शन 10 है तो बस, मतलब सबसे पहले फर्स्ट कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। 2 लोग भी कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा? आप घर जाने के बाद ये एक बार पढ़ लो, जो भी होता है आपको मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करते जाऊंगा, घर जाने के बाद आप एक बार पढ़ते जाओ। इसमें अगर लगता है आपको डाउट है तो आप वापस पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या 80 ईयर्स का प्रोफेसर नहीं हूँ कि आपने क्यों नहीं पूछा मेरे को क्लास में, निकल जाओ क्लास से, ऐसा नहीं पूछा। मैं अभी स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट बिफोर 3 years, सो आई नो दैट कि लड़के किस सोच से समझते एग्जाम्पल, और सर किस हिसाब से बोलते एग्जाम्पल, मेरे को समझता है, ठीक है। चलो अभी एग्जाम्पल देखा आपने, एग्जाम्पल 4 दिखा है, 4 पे लिखा है, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये वही लिखा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने बोला था सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल। सोशल मतलब मैंने फेसबुक पे एक लड़की को प्रपोज किया था, ऑफर दिया था, तू बन जा मेरी रानी, अगर तू मेरी रानी बन जाती है तो मैं तेरे को एक गाड़ी ऑफर करूंगा 50 लाख की। मैंने ऑफर तो दे दिया उसको, उसने बोला हाँ एक्सेप्ट कर दी मेरी रिक्वेस्ट, और बोलती हाँ ठीक है मुझे एक्सेप्ट है, कंसिडरेशन भी आया।
ये एग्रीमेंट तो बन गया, कोर्ट में एनफोर्स होगा क्या? क्यों नहीं होगा? उसने तो एक्सेप्ट कर दिया ना भाई, मैं तो खुश हूं, अब क्यों कोर्ट, मतलब क्यों एनफोर्स नहीं हो सकता? सब चीजें तो आ गई इसमें, क्यों एनफोर्स नहीं हो सकता? ये आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ध्यान रखना। ये कभी हर्ट भी हो सकता है, कभी ब्रेक भी हो सकता है। कोर्ट में इसके लिए जगह नहीं होती। कोर्ट ये नहीं देखता आप कितनी इमोशनल अटैच हो, ठीक है भाई तू बहुत इमोशनल अटैच है, तेरे को दे दे, जा लेके जा उसको। कोर्ट ऐसे नहीं बोलता। कोर्ट में कभी भी केस लड़ते हो तो कभी भी इमोशनल नहीं देखते आपके कि कितना इमोशंस भगा हुआ है, कितना प्यार करता है इंसान, या कितना उसका हर्ट हुआ है, ये नहीं देखता कोर्ट। कोर्ट फैक्ट देखता है। तो ऐसे जो सोशल एंड डोमेस्टिकली जो होता है वो एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्स नहीं किए जा सकते। कल जाके घर पे तू अगर तुमने मतलब बोला मम्मी को, मम्मी मैं 2 साल के बाद मैं अगर पास हुआ तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, आप सीधा कोर्ट में नहीं जाओगे। या आपका घर का मामला है, या आपका सोशल, या आपका लव एंड अफेक्शन वाला मामला है, ऐसे कोर्ट में अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में कितनी लाइन लगेगी? फिर बच्चे डेली जाएंगे, मम्मी ने मेरा आज एग्रीमेंट वायलेशन किया, मैं जा कोर्ट में, पापा ने किया, भाई ने किया, सब आपका एग्रीमेंट। क्योंकि बचपन से जब आप बड़े होते जाते हो सब आपको एग्रीमेंट ही देते। तू बड़ा हो जा, देख बहुत अच्छा है, तो 2 साल पढ़ाई का बहुत अच्छा है, 2 साल पढ़ाई का बहुत अच्छा है, लोग ऐसे बोलते हैं आपको बचपन से। ये भी आपको ऑफर है ना, ये भी आपने एक्सेप्ट किया ना, तो फिर तभी भी ये वायलेशन होता ना, बड़ी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5, वही लिखा है। इनका झगड़ा हुआ था। अक्सर झगड़े होते वाइफ हस्बैंड में, पता नहीं बट होते, ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, जब आ जाएगा मैं बताऊंगा आपको उस टाइम पे। तो जब झगड़े होते हैं तो ये क्या बोलते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, एग्रीमेंट थोड़ी है, या आपकी प्यार मोहब्बत ये घर में होनी चाहिए, कोर्ट में क्या करोगे आप? तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं होते। एग्जाम में डाल दे जाओ ऐसे क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स, सोचना मत कि क्या सोचेगा एग्जामिनर, चेक कर जाएंगे, मैंने वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा डाला, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल डालते जाओ, समझना इंपॉर्टेंट है, उसको भी खुशी आएगी थोड़ा। चलो अब अदर फॉर्मेलिटीज क्या है, देखो इसमें सबसे पहले ध्यान दो, आपको क्या लगता है एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए या ऐसे फेस टू फेस किया तो भी चलता है? रिटर्न होना चाहिए। मतलब मैंने अगर ऐसे फेस टू फेस बोला एक काम कर, ये ले चाबी गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए, ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, सब खत्म, फिर क्या जरूरत है लिखने की? रिटर्न क्यों चाहिए? प्रूफ क्या है? लीगल प्रूफ। मेरे पास तो गाड़ी है ना उसको दिखाने के लिए, मैंने तो उसकी गाड़ी ली है, मेरे पास प्रूफ है मैंने उसको गाड़ी दी, उसके बाद पैसे क्यों चाहिए रिटर्न में? अगर बाद में जाके अगर कुछ हो जाते हो पूरे कि सर इसने मेरी गाड़ी ली, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो आप क्या करोगे फिर उस टाइम पे? तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? आपके पास कुछ तो चाहिए, तो आप क्या दिखाओगे उसको? जो आपके पास एग्रीमेंट था वही दिखाओगे ना आप उसको, क्या ये दिखाओगे? तो आपको एग्रीमेंट ही उसको दिखाना पड़ेगा कि सर ये मेरे पास प्रूफ है, तभी तो आपका एग्रीमेंट क्या होगा, इन्फोर्स होगा। तो इसलिए रिटर्न होना चाहिए, नॉट नेसेसरी होना ही चाहिए बट होना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, अब देखो मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब मुझे एक बात बताओ, तो देखो इधर ध्यान दो सब लोग, अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब क्या है? अब मैंने आपको बोला अगर आप लॉ में 50 में से 50 मार्क लाते हो तो मैं आपको एक बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कितने पैसे कहा यहाँ पे? मैंने कुछ कहा कि 10 रुपए, 10 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसे कुछ कहा मैंने? तो ऐसे एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं किए जाते जिसमें आपका डेफिनेट नहीं है, कुछ आपने सर्टन मीनिंग नहीं है उसमें। मतलब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर दिया कि मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दूंगा, आपने बोला मैं 25,000 दे दूंगा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, बट मैंने ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी सर्विसेज दूंगा आपको। ये एग्रीमेंट होगा क्या? इसमें पता ही नहीं कि आपको परफॉर्म क्या करना है, इसमें डेफिनेट ही नहीं क्या करना है इसमें, तो ये एग्रीमेंट बन सकता है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बनेगा। इसमें आपको डेफिनेट कुछ तो चाहिए, कुछ सर्टन मीनिंग चाहिए इसमें, तभी तो आप परफॉर्म करोगे। कोर्ट पे जाके क्या बोलोगे? सर मैंने इसने बोला था मुझे टीचिंग सर्विसेज देगा, अब ये डांसिंग सर्विसेज देता है। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आप एग्रीमेंट में एंटर करते हो तो जो मीनिंग होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्टन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मैंने 10 कपड़े बोले तो 10 ही चाहिए उसमें, 20 बोला तो 20, बट 20 स्पेसिफिक होना ही चाहिए जो आपको चाहिए वो चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, सॉरी हाँ एग्जाम्पल ए एग्रीज टू, मतलब एग्जाम्पल नंबर 8, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब कौन सा ऑयल वहां पे डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ ऑयल बोला है, ऐसा एग्रीमेंट होगा क्या?
नहीं होगा, आपको डिफाइन करने पड़ेगा कौन सा टाइप का है ऑयल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी मतलब, अब मैंने एक बात बोला, ठीक है, मैंने बोला कि अगर सीए में या सीएस में, सीए में अगर मेरे सब्जेक्ट में आप लोग लॉ में सबसे हाईएस्ट मार्क लाते हो, सबसे हाईएस्ट मार्क लाते हो, तो मैं आपको आईफोन दूंगा। मैं क्या दूंगा आपको? आईफोन दूंगा, ऐसा मैंने बोला, ठीक है। आपका रिजल्ट के पहले दिन मैं शादी करके किसी लड़की के साथ भाग गया, और जिस दिन एग्रीमेंट एनफोर्स करना था आपका रिजल्ट आ गया, उस दिन मैं नहीं हूं। अब ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? क्योंकि जो परफॉर्म करने वाला वो भाग के गया, मतलब मैं भाग के गया, तो आपका परफॉर्मेंस होगा क्या कैपेबल उस टाइम? नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जब इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना, तो वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसके साथ इन्फोर्स करूंगा? अपने सर ही नहीं तो किसको बोलूंगा मैं? कौन देगा मेरे को आईफोन? आप तो होते बैठो, मैंने आईफोन की एक्सपेक्टेशन की तो मैंने पढ़ाई की, ऐसे पढ़ाई नहीं करता मैं। तो मैं अगर भाग के चला जाता हूँ उस दिन, तो इम्पॉसिबल परफॉर्म करना। तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस दिन आप डिसाइड करना चाहते हो कि इस दिन परफॉर्म करना चाहते हो। अब मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ टाइप किया, सार्थक के साथ मैंने एग्रीमेंट किया, सार्थक को बोला एक काम कर, 31 तारीख को मेरा बर्थडे 1 जुलाई को, उस बर्थडे को तू आ जा, मैं तो क्या दूंगा? गाड़ी गिफ्ट दूंगा। मेरे बर्थडे के दिन मैं दूंगा खुश एकदम, मैं बर्थडे के दिन गाड़ी दे दूंगा, मैंने बोला उसको। 31 जून को या 30 जून को कोई मेरी गाड़ी लेके गया चुरा के, जैसे देख चुका आते, सॉरी, जैसे गाड़ी चुरा के लेके गया। अब मेरे को बोला 1 तारीख की मेरे पास गाड़ी है ही नहीं, ये मेरे पास आएगा सार्थक, तो मेरे पास क्या रहेगा? गाड़ी ही नहीं मेरे पास। तो ये पॉसिबल परफॉर्म करना? क्योंकि जिस चीज के लिए एग्रीमेंट किया था वही चीज नहीं रहेगी, तो आप परफॉर्म कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, अब देखो सबसे पहले क्या टाइम हुआ है? अभी तक 4:45 बजे ना, 4:45, ठीक है। चलो ये चीज याद रखना, जो बच्चे ऑनलाइन, आपको किस डाउट है ऑनलाइन बच्चों के, आपको कुछ डाउट है इसमें, ऑफर में, एक्सेप्टेंस में, प्रॉमिस में क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में, या एग्रीमेंट के डेफिनेशन में आपको कुछ डाउट है? क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता बट आपको सुन सकता हूं। कुछ डाउट आप लोगों को? ठीक है, कोई डाउट? तो आपको आज डेफिनेशन याद आई? मैं अगर कल आपको पूछूंगा कि बताओ टू ई क्या है, ई बोले तो एग्रीमेंट, दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और टू बी मतलब प्रॉमिस। और एग्रीमेंट में 2 चीजें चाहिए, सबसे पहले आपका, सॉरी, हाँ, एग्रीमेंट में 2 चीजें, सबसे पहले ऑफर, ऑफर क्या करना पड़ता है, और एक्सेप्ट होने के बाद मतलब प्रॉमिस या एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स हो जाता, सॉरी, एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स हो जाता है तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये चीज याद रखना। और जो एसेंशियल्स लिखे हैं वो किस में लिखे? उस विच सेक्शंस मेंशन द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया ये 10 है तो बस है, सेक्शन 10, ये 10 है तो बस है। और कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको? 2 लोग चाहिए। और 2 लोग सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सेम लोगों में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी जो डोमेस्टिक एंड सोशल रिलेशनशिप है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वैसे वाले एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वे एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकते, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए। परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल है उस दिन, वो एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता, जो गुड्स मैंने बेचने वाला था वही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस दिन आप परफॉर्म करोगे क्या? नहीं करोगे, इम्पॉसिबल आप परफॉर्मेंस होता। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझा? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ अभी आप लोग, अब मैं आपके साथ मतलब एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आपके कदपट्टे पे बंदूक रखी, मैंने बोला कि अगर आप क्लास में नहीं आओगे तो मैं एक को उड़ा दूंगा। आपने कंसेंट दे दी, आपने एक्सेप्ट कर दिया कि सर मैं आज मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपके क्लास में आ जाऊंगा। आपने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। मैंने ऑफर दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया। ये एग्रीमेंट हुआ क्या?
आपने तो दे दी ना एक्सेप्टेंस। आप बोले सर मैं आऊंगा ना या आऊंगी, वो ठीक है आ जाओ, ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस आ गया, पैसा भी आ रहा है इसमें, तो ये एग्रीमेंट क्यों नहीं है फिर? आपने कंसेंट कैसी दी? फ्री कंसेंट दी क्या? आपको एनफोर्स किया जा सकता है कि आप कंसेंट दो, वैसा एग्रीमेंट नहीं होता। मतलब आपने पापा के ऊपर बोला डंडा लेके, सॉरी पापा ने आपके ऊपर डंडा लेके, उल्टा हुआ, सॉरी तो आपने पापा को डंडा दिखा, सॉरी पापा ने आपको डंडा दिखाया कि बोलो तूने अगर मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं किया कि तो अगर जॉब पे लग जाएगा तो मुझे 25,000 पर मंथ देना ही पड़ेगा। आपके पापा ने बोला, चाकू लेके बोला कि मेरे को चाहिए 25,000, अगर तेरे को जॉब लग जाता है CA का, मेरे को 25,000 चाहिए। आपने एक्सेप्ट कर दिया, आपने साइन कर दिया, दे दिया, ये एग्रीमेंट हुआ क्या? आपकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए पता है? एकदम फ्री होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, आप कैपेबल होने चाहिए, आपकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए। वही क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है, वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर रखा है चाकू या बंदूक रखी, दे तू कंसेंट, नहीं तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, मतलब पापा को बोला आपने कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, अगर तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, पापा को बोला, तो ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, उसमें कंसेंट आपकी एकदम फ्री चाहिए, एकदम अंदर से आनी चाहिए। ठीक है पापा मैं हाँ कहता हूँ, देखो जो भी गुड चाहिए मैं दूंगा, तो उसे क्या कहते हैं आप? फ्री कंसेंट, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट आपको दिया जिसमें मैंने गलत लिखा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब उसमें गलती से मैंने लिखा है कि एक ही जगह बी डाला है, या 10 लाख की जगह मैंने 20 लाख डाल दिया, गलती से मेरा मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। मैंने बोला था 20 लाख, ठीक है, मैंने बोला था मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप मेरी सबकी बाइक दे दो, बट मैंने लिखते टाइम गलती से मेरा 30 लाख हो गया। ये मिसरिप्रेजेंटेशन, ये जो क्या था, ये मिसरिप्रेजेंटेशन, ये गलती से हो चुका है, तो ऐसे केस में आप नहीं कर सकते। तो आपकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए? एकदम फ्री होनी चाहिए, फ्री एकदम, तुम दिल से कि ठीक है भाई, हाँ भाई तो कुछ चाहिए मैं देता हूँ, ऐसी कंसेंट होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, एंड सेम थिंग होनी चाहिए, सेम थिंग एंड सेम सेंस, मतलब मेरा प्यार है मेरे हाइबुसा के ऊपर कि मेरे को तुम्हारे हाइबुसा चाहिए, और आप कह कि मैं मेरी ऑडी ले लो, आप ट्रांजैक्शन तो दोनों करना चाहते, बट दोनों का जो इंटरेस्ट है वो अलग है ना। मेरा जो इंटरेस्ट हो किसमें? हाइबुसा में, आपका इंटरेस्ट ऑडी में। आप बोलते काम कर मेरा हाइबुसा ले, तो ऑडी है, नहीं मैं बोलता मेरा हाइबुसा ले, तेरा हाइबुसा दे मुझे, एक्सचेंज कर। बट आपका इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, बट थिंग दोनों सेम चाहिए, जिसमें आप डील करना चाहते हो दोनों चीजें सेम चाहिए। मैं कहता हूं कि आप 20 लाख मुझे दो, आप कहते नहीं मुझे 30 लाख दो, ये एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं ना। जब सेम चीज पे आ जाएंगे दोनों, तभी तो वो क्या बनेगा? एक्सेप्टेंस बनेगा ना। सेम चीज पर अगर आप आ जाओगे तो भी तो क्या बनेगा? एक्सेप्टेंस बनेगा, अदरवाइज आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उसको। इसलिए सेम थिंग होनी चाहिए, सेम सेंस होना चाहिए, ये चीजें आपने करें। ठीक है, चलो, हाँ क्या लिखा है ये देखो, इसमें एक टर्म है, लीगल टर्म, कंसेंस एड एडम, मतलब कंसेंसस एड एडम मतलब कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। आपको पता है लीगल टर्म कैसी होती है? ये चीज याद रखना, आप लॉ पढ़ोगे अभी, लॉ में ऐसी टर्म्स आती है, इसे मैक्सिम्स बोलते हैं, ये टर्म्स होती है लॉ की, एग्जाम में आ सकते हो, ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव है और जो बच्चे रिटर्न में भी है, तीनों लेवल पे, जब ऐसी टर्म्स आएंगे ना, आपकी एक नोटबुक अलग से मेंटेन करना है, जिसके लास्ट पेज में ये मैक्सिम्स लिखना, इसका इंपॉर्टेंस बताओ। जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग लिखोगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एग्जाम में समझ जाता है इससे कि आपको कितना याद है। ये बोलने में काफी डिफिकल्ट है, याद करने में भी काफी डिफिकल्ट है, पर याद रखना, जितना ज्यादा एक लिखोगे ना, आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। तो जब आपकी नोटबुक की लास्ट पेज होगी ना, जब लॉ के ऐसी कंसेप्ट आएंगे ना, मैक्सिमम टर्म्स, तो यहाँ पे लिखना टर्म्स क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है कंसेंस एड एडम, मतलब कंसेंट फ्री होनी चाहिए, बस कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टर्म्स को। तो जब भी आप आओगे, जब भी ऐसी टर्म्स आएगी, लास्ट पेज पे इसको लिखते जाओ, या आपको बाद में जैसी कलेक्ट होती जाएगी ना, तो आपको लर्न करना इजी जाएगा, भले ऑब्जेक्टिव आएगा, भले डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, देखो ये एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि दो कार बेचना चाहता था, एक रेड थी एक थी कार थी, मैं रेड बेचना चाहता हूँ, सामने वाला समझ रहा है मैं उसको ब्लैक बेचने वाला, ये सेम थिंग नहीं है, ये सेम सेंस नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, चलो, अब ये मैंने बोला आपको कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 है सब, अनसाउंड माइंड होना चाहिए,
अनसाउंड माइंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साउंड माइंड मतलब, साउंड माइंड मतलब ठीक है नॉर्मल है, अनसाउंड मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो मुझे बताओ एग्रीमेंट में टाइम साउंड माइंड चाहिए या अनसाउंड माइंड चाहिए? साउंड माइंड जिसको समझ सके मैं क्या कहना चाहता हूँ। भले ही मेरा सर ने भैरवाड़ है बट मेरे को सुनाई देता है, ये चीज याद रखना। साउंड माइंड मतलब एकदम कैपेबल, जो सुन सकता है, सब कुछ समझ सकता है, उसे क्या कहते हैं अपन? साउंड माइंड कहते हैं। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे बोली थी, देखो आपको लुनाटिक एंड इडियट। इडियट मतलब अपन बोलते हैं ना सबको इडियट, तू इडियट है, तू इडियट है, वो वाला इडियट नहीं, वो तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से आता है इडियट, वो वाला इडियट नहीं बोल रहा मैं। आप घर पे किसी को बोल इडियट मतलब वो अनसाउंड माइंड, ऐसा नहीं है। इडियट मतलब जिसको कुछ भी नहीं समझ आता, आप कुछ भी बोलो। कोई लोग होते हैं ना हाँ हाँ कुछ भी बोला हाँ ऐसे बोलो। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि आपने सीए होना चाहिए तभी आप एग्रीमेंट कर सकते हो, ऐसा है क्या? आप सीए, आप सीएस हो, सीए में हो तभी आप एग्रीमेंट में जा सकते हो, ऐसा लिखा है? नहीं। क्वालिफिकेशन होना चाहिए एग्रीमेंट करते टाइम? क्यों नहीं होना चाहिए? मैं 12 फेल हूं बट 18 ईयर्स हूं, एग्रीमेंट में आ सकता हूं क्या? एग्रीमेंट कर सकता हूं? 18 ईयर्स कंप्लीट है मेरा बट 12 फेल हो चुका, मैं 4 टाइम्स एग्जाम दी थी, नहीं हुई क्लियर मेरे से, बट मैं यूपीएससी करना चाहता हूं, मुझे एग्रीमेंट में एंटर करना है आपसे, कर सकता हूं मैं एग्रीमेंट? कर सकता हूं क्या ऑनलाइन वाले बच्चों? 12 फेल हो चुका हूं मैं, एग्रीमेंट कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता। अरे क्वालिफिकेशन से क्या लेना देना एग्रीमेंट करते टाइम? मतलब मैं फेल हो चुका हूं मतलब मैं अनसाउंड माइंड हूं क्या? जो बच्चे पूरे दुनिया में, जितने बच्चे इंडिया में है, जो लोग है इंसान, वो अगर एग्जाम फेल हो जाते हैं कोई भी 12th 11 बट वो 18 ईयर्स अबव है, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्वालिफिकेशन नहीं मांगता कहीं पे, एग्रीमेंट करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि सीए हुआ तो क्वालिफिकेशन मतलब एग्रीमेंट कहूंगा, एडवोकेट हुआ तो कहूंगा, नहीं। नॉर्मल इंसान चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए जो कैपेबल है, 18 ईयर्स अबव है, जो समझ सकता है। मैं अब मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट करने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए? मैं तेरे को गाड़ी देना चाहता हूँ, तू मेरे को पैसा देना चाहता है, बात खत्म, इसमें क्यों क्वालिफिकेशन चाहिए? मैं सीए हूं ऐसा करूंगा नहीं, इसमें टैक्स कितना आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इसमें नॉर्मल अगर पर्सन भी इसमें एंटर कर सकता है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ कंपेटेंट चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है। एग्जाम ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते, केस लॉज आती है सीए की कि एंटर करना चाहता है, उसने पिया हुआ है, वो कर सकता है क्या? ड्रंक मैन कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कंपेटेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उसने। चलो चलो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय पर्सन नॉट कॉमन टू नॉट वैलिड। देखो यार ये चीज आ रहा, अब अपन ने सब लीगल की तरह से पढ़ा कि जो भी चीजें रिक्वायर लगती है, तब वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, पता है ना? एग्रीमेंट जो एनफोर्स किए जाते हैं वो क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, पता? तो अभी कॉन्ट्रैक्ट जो चीजें मतलब जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते वो क्या बन जाएंगे? वैलिड है, इनवैलिड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने बोला था, मतलब लॉ में ऐसा लिखा था कि आपने ये करना चाहिए, अगर नहीं करते तो वॉइड बन जाती है ऑटोमेटिकली। ध्यान रखना, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं वो वैलिड बन जाते हैं, ठीक है? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है कंसिडरेशन। क्या लिखा है? जाते टाइम अपन रिवीजन करेंगे लास्ट 5 मिनट्स, जो भी हुआ है, मतलब आपको समझने क्या पढ़ा अपन ने दिन भर में, ठीक है? सब लोग यही पे ना, या ऑफर एक्सेप्टेंस में नहीं गए ना कहीं? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्यों चाहिए एग्रीमेंट में? विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट नहीं होता क्या? होता है? विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट होता है क्या? होता है क्या? होता है ना दोनों। मतलब मैं एग्जांपल बोलता हूं आपको, ठीक है? मैंने मेरी वाइफ को बोला कि अगर तू मुझे खाना देगी तो मैं घर साफ करूंगा, समझ गया? ऐसा ऐसा होता नहीं। मैंने वाइफ को बोला मैं अगर घर साफ करूंगा तो वो मुझे क्या देगी? खाना। मैं भी कुछ परफॉर्म करूंगा, वो भी कुछ परफॉर्म करेगी, उसका भी राइट है, मेरा उसका राइट क्या है? घर साफ करेगा क्या करना मुझसे, मेरा राइट क्या है? उससे खाना मेरे को मिलेगा। मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? घर साफ करना। उसका ऑब्लिगेशन क्या है? खाना बनाना। दोनों का सेम है, उसका भी ऑब्लिगेशन, मेरा भी ऑब्लिगेशन, उसका भी राइट, मेरा भी राइट,
दोनों डिफरेंट पार्टी है, दोनों भी डिफरेंट पार्टी, सिर्फ इसमें एक चीज क्या नहीं है, कंसिडरेशन। तो ऐसा एग्रीमेंट बन सकता है क्या? जिसमें नहीं पैसा वो कैसा एग्रीमेंट? जिसमें पैसा ही नहीं वो कैसा एग्रीमेंट है? क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता, और जहां पे कंसिडरेशन नहीं वहां पे एग्रीमेंट नहीं। ऐसे तो बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे फिर दिन भर। ये तो मैंने एग्जांपल बताया ये वाला कि खाना बनाऊंगा, वो गया, उसने बोला कि नहीं मैं खाना वो मांगेगी मुझे, इसका भी एग्रीमेंट बनाओ तुरंत। उसने बोला अगर तुम मेरे को घर साफ नहीं करोगे देगा तो मैं मांगूंगी तेरे को, ये भी एग्रीमेंट है। मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, मैंने नहीं मतलब नहीं घर साफ कर तो तू मांग मुझे, ये भी एक्सेप्टेंस है। तो ऐसे कितने सारे एग्रीमेंट बनेंगे विदाउट कंसिडरेशन वाले। तुम तुम्हारे दोस्त के साथ कितना करते हो बातें, तुम्हें लेकर लेके आ, टिफिन लेके आ, ठीक है मैं लेके आती हूँ, तुम्हें लेके आएगी, मैं लेकर चॉकलेट लेके आती हूँ या वेपर्स लेके आऊंगी, दोनों ने परफॉर्म किया ना, वो खाना लेके आएगी, आप वेपर्स लेके आओगे, दोनों भी एक्सेप्ट करेंगे, दोनों का भी परफॉर्मेंस है, कंसिडरेशन नहीं है। तो ऐसे कितने सारे एग्रीमेंट होंगे दिन भर में, होंगे कि नहीं होंगे? लड़का कहता है लड़की से छोड़ दो, चलो वो बाद में बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए एग्रीमेंट में? कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है। देखो कंसिडरेशन कैसे चाहिए? वैल्यूएबल रिटर्न में चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist either in some right, interest, profit, benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered, undertaken by other. अब मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट जब करते हो किसी एक को अगर प्रॉफिट होता है तो दूसरे को क्या होगा? क्या होता है? किसी एक को अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट होता है तो दूसरे को क्या होगा? दूसरे को लॉस होगा या दूसरे को भी प्रॉफिट होगा? आप एग्जांपल सुनो इधर, आपका शॉप है, मेरा शॉप है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट में जब दो लोग एंटर करते हैं ना, अगर एक को प्रॉफिट होता है दूसरे को लॉस होगा, दोनों को कैसे प्रॉफिट होगा? कौन से हिसाब से प्रॉफिट होगा? कैसे प्रॉफिट होगा बताओ? अगर मुझे प्रॉफिट होगा है तो सामने को लॉस होगा ना, क्योंकि उसका ज्यादा पैसा किसको आने वाला है? मेरे को। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ रहे हो, ठीक है, टीचिंग के लिए, आपने बोला कि मैंने बोला कि आपकी फीस 25,000 है, आप बोले नहीं सर बहुत ज्यादा फीस है। मैंने बोला एक काम करो 25,000 नहीं, मेरी फीस उतनी फी मैं कम नहीं कर सकता, मैंने बोल दिया आपको। तो आपने बोला सर मैं 20,000 देना चाहती हूँ, मेरे पास 20 है, मैंने बोला नहीं चलेगा, मुझे 25,000 ही चाहिए। तो अगर आपने 25,000 अरेंज करके मुझे दे दी है तो मुझे 5,000 प्रॉफिट होगा। आपने कितना ज्यादा दिया? 5,000, तो आपको क्या 5,000 क्या होगा? लॉस। तो किसी एक को प्रॉफिट होता है तो किसी एक को क्या होगा? वही तो एग्रीमेंट होता है ना, दोनों को प्रॉफिट होगा तो कौन सा एग्रीमेंट? सही कि नहीं? मैं अगर आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ, एक गाड़ी मैंने बेच दी, नॉट नेसेसरी सेम केस, हर केस में वैसे ही होगा, मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैंने गाड़ी ली थी नहीं 1 करोड़ की, 1 करोड़ में नहीं गाड़ी ली, अब ये गाड़ी लेना चाहता है सार्थक मुझसे, तो मैं उसको 80 लाख में गाड़ी बेच दी, तो मेरे को लॉस कितना हुआ? 20 लाख का। इसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? इसका 20 लाख का प्रॉफिट होगा कि नहीं हुआ? तो अगर एक को प्रॉफिट होता है तो एक को क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब देखो, अब एग्जांपल नंबर 14 देखो, A promises to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void. The object is unlawful. अब मतलब मेरे यहाँ पे एक चोर आया था, रात को आया, चोरी लेके गया, मैंने वाइफ को एक अंगूठी दी थी 1 करोड़ की, वो लेके गया वो। अब मुझे पता है मेरा मर्डर होगा, फॉर एग्जाम्पल चोर आया था 1 करोड़ की अंगूठी लेके गया, अब मैं चोर के पास गया, ठीक है, उसको बोला भाई एक काम कर, क्या करूं, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए तो मेरे को वापस पैसे दे दे। मैंने उसको ऑफर दे दिया, कितना? 1 करोड़ का। मैंने उसको ऑफर दिया 1 करोड़ का, उसने एक्सेप्ट कर दिया, वो मुझे क्या देने वाला है? अंगूठी, मैं उसको क्या देने वाला हूं? पैसा। ऑफर आ गए, एक्सेप्टेंस आ गया, कंसिडरेशन आ गया। ये जो कंसिडरेशन है लॉफुल है, ये लॉफुल कंसिडरेशन है, ये लॉफुल है क्या कंसिडरेशन? जो मैं पैसा देना चाहता हूँ वो लॉफुल है क्या? अंगूठी किसकी थी? मेरी, और मैं मेरी अंगूठी में खुद ही परचेस करूंगा वापस, वो किसके पास से? जो चोर है। ये एग्रीमेंट कैसे हुआ?
ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। आप चोरी का माल मतलब चोरी का जो होता है सामान वो आप वो परचेस कर दो। और कोई भी चीज याद रखना, चोरी का माल हो या अननेसेसरी इलीगल हो, वो क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने चोरी की एक जगह पे 50 लाख रुपए, समझो नहीं करता, मैं चोर नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैं एक जगह पे बैंक में गड़बड़ डाल के यहाँ पे आ गया, आपको पटाखा भी, ठीक है, 50 लाख रुपए लेके आ। मैंने बोला एक काम करो, आपकी जितनी भी बाइक है मेरे को दे दो, मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे दूंगा। पैसा तो दे दिया, गाड़ी भी आ गई, ऑफर भी आ गया, एक्सेप्टेंस भी आ गया, एग्रीमेंट भी हो गया। जो मैं कंसिडरेशन देना चाहता हूँ वो लॉफुल है क्या, नहीं। पैसा कहां से आया, चोरी से आया। तो आपका जो भी कंसिडरेशन है वो क्या, अनलॉफुल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंसिडरेशन आता है तो वो कैसे आना चाहिए, लॉफुली आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, लॉफुली आना चाहिए। ये चीज दिमाग में डाल लो। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता है, केस लॉज आएगी सीए में, सीए वाले, सीए में सीएस एग्जाम में कभी भी केस लॉ आती है कि एक चोर था, उसने ऐसे पैसा लाया, फिर पैसे से उसने गाड़ी खरीदी, पता उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो एनफोर्स कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। जैसे पार्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, वैसा कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट, चलो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखा है देखो, नॉट एक्सप्लिसिट डिक्लेयर टू बी वॉइड। आपको पता है एक एक्ट है तुमको, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती तो उसका टाइम पीरियड होता है 3 साल के अंदर आपको केस फाइल कर सकते हो। 3 साल के बाद अगर आप केस फाइल करते हो तो वो वॉइड है, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का था, 3 साल का। उसके बाद अगर फाइल करते हो तो वो इनवैलिड है। वैसे ही यहाँ पे बोला है कि कुछ कुछ लॉज के अंदर अगर ऐसा बोलता है कि अगर एग्रीमेंट आपने उसके अंडर फॉलो किया तभी वो परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि 1 तारीख को मेरा बर्थडे, 1 तारीख को मेरा बर्थडे, उस दिन मेरे को कम से कम 1000 केक्स चाहिए। मैंने एग्रीमेंट किया एक केक शॉप के साथ, क्या किया मैंने, एग्रीमेंट कर दिया, ऑफर भी आ गया, एक्सेप्ट भी कर दिया उसने। उसने बोला सर 300 रुपए का एक केक दूंगा मैं, ऐसे 1000 केक आपके बर्थडे के दूंगा मैं। ठीक है, तेरा ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर दिया, कंसिडरेशन भी आ गया, लॉफुल कंसिडरेशन, मैंने कहीं चोरी नहीं किया, मेरी से मैंने उसको पैसे दिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 तारीख को मैं जिस दुकान में केक लाने वाला था वो केक शॉप को ही आग लग गई, वो एग्रीमेंट वैलिड है क्या, वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट वैलिड है क्या, फिर एग्रीमेंट वैलिड है, नहीं है, वो वॉइड बन जाता है। क्यों, अगर वहां पर लिखा है कि वो एनफोर्स ही नहीं कर सकते ना अपन, जिस दिन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ जाता है उस दिन आपका एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है, आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। स्टार्टिंग में वैलिड था, स्टार्टिंग में मुझे पता था कि वो है शॉप वहीं पे, सब कुछ चीजें सब कुछ बढ़िया है, बट मुझे पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इज अनसर्टन। अब फ्यूचर में वैसा हो गया तो ये मेरे थोड़ी रिस्पॉन्सिबल, ये मेरे थोड़ी कंट्रोल में था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट बनाया था वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये चीजें याद रखना। और एक एग्जांपल बताता हूँ इलीगल के लिए, इलीगल कैसे बनता है, सुनो। अब मैंने यहाँ पे बोला था मैं आपको सर्विसेज दूंगा, ऑनलाइन टीचिंग की, ऑफलाइन टीचिंग की, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब 2 दिन के बाद एक्ट आया कि गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते। अब अपन ने तो एग्रीमेंट कर दिया, अपन ने तो एग्रीमेंट कर दिया ना, लीगली अपना एग्रीमेंट सब सही था, लॉ में लिखा था कि आप कर सकते हो, ऑफलाइन पढ़ा सकते हो। एग्रीमेंट जब नोटिस आ गया कि ये अनलॉफुल है, आप पढ़ा नहीं सकते ऑफलाइन, एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा। क्योंकि एक्ट फॉरबिड करता है, आपको प्रिवेंट करता है कि आप एग्रीमेंट मत करो, क्योंकि ऑफलाइन के लिए आपके पास परमिशन ही नहीं है। तो आपका एग्रीमेंट बनेगा नहीं बनेगा, तो एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है पता है, स्टार्टिंग में वैलिड था, स्टार्टिंग में वैलिड था, बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको उस दिन अगर इंसान ही नहीं रहेगा, जिस चीज में एग्रीमेंट के, तो वो चीज ही नहीं रहेगी। अगर कोई लॉ आ जाता है तो आपका एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। समझा, समझा, अरे हाँ या ना तो बोलो। कैसे हो गए सब, तो चलो रिवाइज करते एक बार, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखती जाओ। मैं कभी भूल गया तो मुझे याद करते जाओ, मैं भूलता नहीं, बड़ा अक्सर भूल जाता हूँ। ठीक, चलो मुझे एक बात बताओ,
मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी कि अगर मेरा एक लड़की है, मैं उससे बहुत झगड़ा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। मैंने बोला था मेरी लड़की उससे झगड़ा हुआ है, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी एक न्यूज़ वाले को, ये लड़की कहीं भी दिख जाए, तो उसको क्या कर दो, शूट आउट कर दो। मैंने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया, समझो, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे एग्रीमेंट कहीं भी नहीं होते, मैं जस्ट बताने के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूं। तो मेरे नाम पे बोला कि अक्षय सर ने बोला था कि ऐसे एग्रीमेंट होते नहीं, मैंने एग्रीमेंट कर दिया, एक न्यूज़ वाले के साथ बोल दिया कि अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए, नाम जो भी उसका नाम होगा, डैश डैश जो भी, ऐसे लड़की कहीं भी मिल जाती है, शूट आउट करो। ये जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल है अनलॉफुल? भले इसमें आपको ऑफर आ गया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, लॉफुल कंसिडरेशन भी आ गया, बट आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल है। किसी का मर्डर करना, पब्लिक पॉलिसी के अगर आप अपोज कुछ भी एग्रीमेंट करते हैं, वो क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? क्योंकि ये पब्लिक के अगेंस्ट है ना। आप न्यूज़पेपर में कल कुछ भी छापते होगे, ये किसके अगेंस्ट है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। ये क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। चलो एक बार रिवाइज करते हो, सबको याद है? कोई अगर भूल गया गलती से देख लो, चलो ध्यान दो, देखने की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो गए। चलो ऑनलाइन वाले भी रिवाइज करते जितना भी हो गया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए। ऑफर के बाद वो ऑफर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बनने के बाद वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस बन जाता है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें लिखी है? ई, एग्रीमेंट टू ई, एंड प्रॉमिस टू बी। कॉन्ट्रैक्ट दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल डेफिनेशन। और कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए कम से कम। सॉरी, 2 लोग होने चाहिए कम से कम। 2 लोग सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जो उनका सेम थिंग होने चाहिए, सेम सेंस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए उसमें? कंसिडरेशन। मनी मत, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मनी नहीं बोला मैंने। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि आप मेरी बाइक मुझे दो, मेरी 4 व्हीलर मैं आपको देता हूँ, ये भी एग्रीमेंट है, इसमें गुड्स एक्सचेंज हो गए। कंसिडरेशन तो है ना कुछ। नॉट नेसेसरी कंसिडरेशन मनी में होना चाहिए, ये चीज दिमाग में डालो। ऐसा नहीं लिखा है कि कंसिडरेशन सिर्फ मनी में होना चाहिए, कंसिडरेशन आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। मैंने आपको बोला ये बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम पुराने टाइम होती थी कि आप गेहूं दो मुझे शक्कर दो, वैसा नहीं। मैं आपको मेरी कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी पुरानी कार 1 लाख की, आपकी बाइक 60,000 की, तो आप आपकी बाइक मुझे दे दो 60,000 की, मैं मेरी कार 1 लाख की आपको तो दूंगा, 40,000 जो भी रिमेनिंग है उसमें से बैलेंस वो आप मुझे दे दो। ये भी एग्रीमेंट है। मैंने इसमें पैसा तो दिया ना, कंसिडरेशन तो हुआ ना। तो कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। वो भले क्या हो सकता है, कुछ एक्सचेंज हो सकता है, कुछ हो सकता है, मनी भी हो सकता है। नेक्स्ट, पार्टी कैसी होनी चाहिए? कंपेटेंट। कंपेटेंट मतलब 3 चीजें होनी चाहिए। एक, उसकी एज। ये क्या, एज कितनी होनी चाहिए? 89 ड्रंक होना चाहिए क्या? पीने वाला होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए? अनसाउंड माइंड? साउंड माइंड होना चाहिए। उसका मीनिंग सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए, अनसर्टन उसका मीनिंग, जो ऑब्जेक्ट सर्टन होना चाहिए। वो सर्टन मतलब डेफिनेट, फिक्स, स्पेसिफिक, या अनसर्टन होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए। आपका परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए। कंसिडरेशन लॉफुल चाहिए, अनलॉफुल चाहिए? वाह, पहले दिन सब आ गया तुम्हें। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? कंसेंट, हाँ हाँ मुझे पसंद है, सॉरी। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब किसी का बर्डन होना चाहिए, किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कंसेंट क्या नहीं सुननी चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट हुआ, पार्टीज हुई, लीगल ऑब्लिगेशन हुआ, 2 पार्टीज हुई। हाँ, आपको दिखता है? हाँ। मुझे एक बात बताओ, सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं क्या? सब एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते।
All agreements are not contract. All agreements are not contract. All agreements are not contract. And all contracts are agreement. मैं ऐसे को कॉन्फिडेंस दिखाओ कि नहीं गलत, तो आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओ, मेरे ऊपर नहीं कि नहीं यार सर डबल बोला मतलब गलत है आपने, वैसा नहीं, आप आपके ऊपर बिलीव करोगे नहीं यार मैंने जो बोला वो सच है, तभी ऐसा करना। मैं कल नाचूंगा तो आपकी चेंज हो, नहीं 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 वो गलत है, आपके ऊपर बिलीव होगा, आप दूसरे के ऊपर नहीं, ठीक है। तो आपने आज बहुत कुछ पढ़ लिया, कुछ डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों किधर गए, किसी को कुछ डाउट? श्रुति, अलीना, साक्षी, आदिति, आप लोगों को कुछ डाउट? कुछ डाउट नहीं आपको? आदिति, साक्षी, अलीना, श्रुति, ठीक, मतलब सबको समझ आ चुका है। लेक्चर सुनते टाइम हेडफोन डाल के जाओ, क्योंकि घर वाले सुनेंगे तो, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल देता नहीं दिए मैंने, बट गलती से सुन लेते तो घर वाले मुझे ऐसा कौन सा टीचर है, देने पड़ता है। तो आज अपन ने बहुत सारे सेक्शन पढ़े, 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े, एक डिफरेंस पढ़ा अपन ने, आपके लिए का होमवर्क एक, पहले दिन से अपन स्टार्ट करते। अपन कैसे बताऊं मैं आपको, अपने पास डिसिप्लिन होना चाहिए, ये थोड़े दिन का है, एक बार आपका सीए में बन जाओगे ना आप, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहती है, ये दिमाग में डाल दो। ये सिर्फ 3 साल की मेहनत है, 2.5 साल की मेहनत है, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है आपको, मैं कसम से बता दूँ, ये चीज़ याद रखना। आई वॉज अ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो दूध बेचता था साइकिल, आई वॉज अ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था कि मैं साइकिल पे पहले दूध बेचता था बिफोर 5 years। मेरी फैमिली बैकग्राउंड वैसा था, फार्मर्स टाइप, बट जब मैंने डिसाइड किया, मतलब सीएस आना मेरा, मतलब सीएस मैंने डिसाइड नहीं किया था, मेरे सिचुएशन ने मुझे सीएस में डाल दिया। आई हैव कंप्लीटेड माय बीबीए इन फाइनेंस, आई वाज अ टॉपर इन कॉलेज, 86 मार्क्स थे मुझे बीबीए फाइनेंस में। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ बनना है, मैं ऐसे ही मैं साइकिल पे दूध डाल देता था। तो एक कस्टमर था, उनके पास गया कि मैंने उनको पूछा कि आपका लड़का क्या करता है, वो दिन भर पढ़ाई करता, दिन सुबह रात पढ़ाई करता। मैंने पूछा कि क्या करता है आपका लड़का, उन्होंने बोला वो सीएस करता है। मैं घर गया, पापा को बोला मैंने कि मुझे भी सीएस बनना है, तो पापा ने बोला नहीं उसके लिए, मतलब हम पापा को चल अपन उसके पास जाते, कस्टमर का जो लड़का है उनके, जब हम दूध डालते तब हमको कहाँ पे बिठाते, ऐसे कोने में बिठाते, जहाँ पे कचरा होता है ना वहाँ पे बिठाते हैं, जैसे दूध वाले जो बाहर का लेवल का बंदा होता है ना, लो लेवल का, उसको नीचे ही बिठाते। तो हम वहाँ पे हमको नीचे बिठाया, उसके पापा ने बोला कि नहीं ये बन आपका लड़का नहीं बन सकता, सीएस के लिए पैसा चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, ऐसा चाहिए, उसके पापा ने बोला। मैं घर आने के बाद बोला यार मुझे सीएस ही बनना है। आज भी लड़का मैं नोट्स यूज करता है, आज लड़का मेरे से गाइडेंस लेता है, आज मैं सीएस हूँ, वो अभी तक सीएस नहीं, और मेरे को आज वो घर पे सोफा सेट पे बिठाते हो, मेरे को बोलते हो उसको बड़ा गाइडेंस है। देखो लाइफ बदलने में कितना टाइम लगता है, आपके हार्डवर्क अगर आपके ऊपर अगर पेशेंस है, आपके ऊपर बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सिर्फ सुनना किसी की मत, सुनो सबकी बट करो खुद की। लोग आपको बोलेंगे डिफिकल्ट कोर्स है, सब बोलेंगे आपको, बहुत आपको एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे कि नहीं बनते, बट बिलीव करना कि लोग बनते हैं। आई गॉट 40% ओनली इन 12th, स्टिल आई डिड। तो खुद के ऊपर करो एंड डेली पढ़ते जाओ, डेली स्टडी करते जाओ, थोड़ा जितना पढ़ा थोड़ा करो। क्या है ना आपको बताओ, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, पीछे वाला आप भूलते जाओगे, ये फैक्ट है। घर पे जाने के बाद डायग्राम बनाओ, अपने सामने डायग्राम्स बनाओ जहाँ पे आप सोते हो। आज मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का, घर जाने के बाद जो भी आपका घर होगा, जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाएगी, जहाँ आप डेली देखते हो, कहीं भी शॉर्ट में डायग्राम डाल दो, यहाँ पे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन डाल दो, एग्रीमेंट टू ई, कॉन्ट्रैक्ट टू एच, एग्रीमेंट वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट नैरो है, ऐसा कहीं भी लिख दो शॉर्ट वर्ड में एकदम सिंपल। तो आप जैसे जैसे कुछ देखते हो उसको आपको लर्न हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े बनोगे और इमीडिएट पास हो गया। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है ना, ये आपका सपना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, तो अभी से आदत डाल दो पढ़ने की और इम्प्रूव करो खुद को, होता है पॉसिबल। और आपको कहीं भी लगे कि सर मुझे डाउट है, क्वेश्चन कुछ भी है, मुझे क्वेश्चन दो, मैं एकदम आपको फ्री में बताऊंगा। मैं कोई ऐसा इतना पढ़ गया, मतलब मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन, मेरे पास कुछ घमंड कोई नहीं है। आप कभी मेरे पास आओ, सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, मुझे कुछ पूछना है, आप कभी भी मेरे पास आओ, कुछ भी पूछो, मुझे कोई कुछ भी मतलब स्टडीज के बारे में पूछो। मतलब कोई आएगा सर मेरा बेको पूछोगा, मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, वैसा वाला मैं गाइडेंस नहीं करता। तो आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। पढ़ाई के बारे में आप कभी भी पूछो मुझे पढ़ाई में,
पढ़ाई के बाद मुझे कुछ भी पूछो, आपके कैंपस प्लेसमेंट सब चीज़ें मेरे को सब पता है, सिर्फ पढ़ाई को जितना बोलूँगा उतना करो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। ठीक है, पढ़ते जाना। अगर मैं 2 दिन के बाद भी पूछूं डेफिनेशन क्या है, अगर तुमने ई कर दिया ना, फिर देख लेना ई का मैं फिर क्या कहूँगा। अब इसके बाद आपका जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, आपको मैसेज किया था ना, इकोनॉमिक्स है ना आपका। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है। ऑनलाइन वाले बच्चों, अभी आपका कितने बजे टाइम क्या होगा, हाँ 3:30 टू आपका 5। अभी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स होगा, आपको सबका इकोनॉमिक्स होगा। या आपका फ्यू डेज चलेगा। लॉ तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट तीनों में, कॉन्ट्रैक्ट का जो है सिलेबस वो तीनों लेवल पे है। बाकी जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर अपन सब अलग अलग हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे, फिर अपन अलग अलग पढ़ेंगे सब। ठीक है, और कुछ डाउट कुछ है। नोट्स सीएमए के कल आ जाएंगे, पेंटिंग वो सैटरडे संडे बंद होता है ना, इसकी वजह से कल आपके आ जाएंगे सीएमए के। बाकी सबको तो मिल गए, सब बढ़िया, सब समझा। किसी को कुछ डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ डाउट, कुछ बोलती नहीं ऑनलाइन में, कुछ कैसे समझ आएगा, कुछ तो बोलो। ठीक है चलो, तो अभी आपके अभिजीत सर आएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तब तक मैं जाता हूँ, बाय बाय। तब तो 2 मिनट आपके पास बचेंगे। तो भाई अगर कौन खींच रहा है मुझे, समझा ना पक्का। सही है।